आर्मी चीफ बिपिन रावत के एक बयान से देश में सियासी बवाल मच गया है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में बांग्लादेशी घुसपैठ को मिलने वाले सियासी समर्थन का जिक्र किया। आर्मी चीफ ने कहा कि असम में सियासत की आड़ में घुसपैठ कराई जा रही है। उन्होंने असम विधानसभा में 15 विधायकों और लोकसभा में 3 सांसदों वाली पार्टी AIUDF का नाम लेते हुए कहा कि इसका विस्तार बीजेपी से भी ज्यादा तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि असम को लेकर फैसला लेने का वक्त आ गया है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि इस इलाके में शांति फैलाने के लिए दोनों प्रॉक्सी वॉर छेड़े हुए हैं और इसके लिए घुसपैठ कराई जा रही है, जिसको कि सियासी समर्थन मिल रहा है। और इसी कड़ी में उन्होंने AIUDF का नाम भी लिया। A party called AIUDF, if you look at, they have grown in a faster time frame than with the BJP grew over the years. When we talk of, the Jansangh with 2 members of parliament and where they have reached, the AIUDF is moving at a faster pace in the state of Assam. Finally, what will be the state of Assam? We'll have to take a call. I think this proxy game is being very well played by a western neighbor, supported also by a northern neighbor. So to that extent, to keep this area disturbed, we will continue to see some kind of migration happening. But I think the solution lies in at least identifying the problem and holistically looking at it, looking at everything in perspective, but development is the main issue, and identifying the population of this area with the population of the mainland becomes important. आर्मी चीफ के बयान पर कई दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। AIUDF के संस्थापक बद्रुद्दीन अजमल ने आर्मी चीफ के बयान को संविधान के खिलाफ बताया और सवाल पूछा कि अगर बीजेपी के मुकाबले कोई दूसरा दल आगे बढ़ रहा है तो इसकी चिंता उन्हें क्यों है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने आर्मी चीफ पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सेना का सियासत में हस्तक्षेप सही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के उदय पर आर्मी चीफ को नहीं बोलना चाहिए। AIUDF is working for upliftment of secularism and democracy, as BJP is a communal party and the agenda taken by BJP is mainly for Hinduism, and BJP is working against Islam and Christians, and in various parts of the state of India. जिस तरह सियासी लोगों को आर्मी के ताल्लुक से हमेशा एहतियात का दामन पकड़कर चलना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से आर्मी के अफसरान को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई पॉलिटिकल कमेंट न करें। मैं समझता हूं बिपिन रावत जी ने जो कुछ भी कहा है वो उनके ओहदे के लिए जेब नहीं देता है और उनको इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। आर्मी चीफ तो तथ्य बता रहे हैं, उसका निष्कर्ष क्या, राजनीतिक निष्कर्ष क्या निकालेंगे वो तो हम तथ्यों से निकालेंगे। अब आर्मी चीफ के पास जानकारी है, वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे। तो ये ओवैसी को क्यों ये चुपता है, मुझे समझ में नहीं आती। उसको क्या, उसके लिए क्या समस्या है। अब सवाल यही है कि क्या देश के सेना प्रमुख देश हित में आवाज नहीं उठा सकते? क्या सेना प्रमुख देश की बेहतरी के लिए नहीं बोल सकते? इसी मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ सुदेश वर्मा है जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ थोड़ी ही देर में बद्रुद्दीन अजमल साहब जुड़ेंगे जो कि प्रेसिडेंट है AIUDF के। ये हमारे साथ असम से जुड़ेंगे जय भगवान गोयल जी हैं, इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नोएडा में हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं बता दूं कि सालों से उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को उठाया है, उस पर प्रदर्शन किया है, बल्कि उस मुद्दे को आज तक थाम कर खड़े हैं। मौलाना सज्जीद रशीद साहब भी हैं जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। सबसे पहले मौलाना साहब मेरा सवाल आपसे, आप मुझे ये बताइए कि सेना चीफ ने एक स्टेटमेंट कहा और उन्होंने कहा कि हमको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। बांग्लादेश से जो घुसपैठ करके लोग आए हैं उन्होंने असम में एक बड़ा वोट बैंक बनाया है और उसी बड़े वोट बैंक पर बद्रुद्दीन अजमल जैसी पार्टियां खड़ी होती हैं। मुझे ये बताइए कि अगर उन्होंने एक हकीकत कहा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला तो गलत क्या किया? देखिए चौरसिया भाई, 2 चीजें इसमें जानने की हैं। एक तो ये है कि आर्मी
या आईपीएस अफसरान जो हैं, इनको इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, किस पार्टी की ग्रोथ हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, कौन आगे जा रही है, कौन पीछे जा रही है। नहीं, उन्होंने फैक्ट बोला, उन्होंने फैक्ट बोला। मैं बता दूं आपको, बगैर नाम लिए भी इस बयान को दे सकते थे कि भाई बांग्लादेश पर अगर सेमिनार में आर्मी चीफ रियलिटी नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? सवाल ये है कि अगर वो ये कहते हैं कि साहब बांग्लादेशी घुसपैठ ज्यादा हो रही है और उससे वहां की आबादी बढ़ती जा रही है, तो ये भी कहा जा सकता था। लेकिन उसको पॉलिटिकल रिलेवेंस मिला है, इसमें गलत क्या है? नहीं, हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि सच्चाई नहीं बोलनी चाहिए। जिस पद पर वो बैठे हैं उस पद की गरिमा को सामने रखते हुए आप किसी पार्टी को कोड नहीं कर सकते, ये गरिमा है उस पद की। दूसरी बात ये है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा हो रहा है, तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी आईबी, हमारी पुलिस बल जो वहां तैनात रहती है बॉर्डर पर, बॉर्डर पुलिस, जो 500 रुपए लेकर घुसपैठियों को अंदर कराते हैं, उनके बारे में आर्मी चीफ ने क्यों नहीं बोला एक बार भी? दूसरी बात यह है कि असम में आने के बाद में जो हमारे सरकारी अफसरान बैठे हुए हैं, वो 500 रुपए लेकर जो हमारा आधार कार्ड बनाते हैं, हमारा पहचान पत्र बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, उनके बारे में एक बार क्यों नहीं बोला? एक बार क्यों नहीं बोला? आपने 500 रुपए देकर बनवाया, आपने कहा हमारा बनाते हैं सर, तो आप भी उनमें शामिल हो गए। सर मैं बताऊं आपको? हाँ। मैं बताऊं आपको? हाँ। अब फिर आप ये कहेंगे कि आसाम पर बहस है। हाँ। मैंने तो दिल्ली में 500 रुपए देके बनवाया। बड़े बड़े जिम्मेदार आप सिटीजन हैं, मैंने तो दिल्ली में 500 और आधार कार्ड भी बनवाया। बिल्कुल। सुदेश वर्मा जी, इन्होंने 500 रुपए देकर आधार कार्ड में पहचान पत्र मेरा बना ही नहीं सारे कागज देने के बाद। सारे कागज देने के बाद इनका बना ही नहीं, इन्होंने 500 रुपए दिए। जब 500 दिए तो मेरे ऑफिस में पहुंच आ जाते, मैं फ्री में बनवा देता सर, मेरे ऑफिस घर भी आ जाता। सुनिए, अब ये तो क्राइम चौरसिया जी, ये तो क्राइम कमिट कर दिया। 500 लेने के बाद मेरे ऑफिस में आ गया। ये तो क्राइम करके ताल ठोक के बोल रहे हैं कि हमने क्राइम की। मैंने क्या क्राइम कर दिया भाई? आपने अगर मैंने किया ना, पहचान पत्र बनवा रिश्वत लिया, देना और अगर लेना दोनों क्राइम है। देश का आइडेंटिटी, भाई साहब, आपने घूस दिया, आईडी मैंने बना ली तो मैंने क्या क्राइम किया? मौलाना साहब, कल को मुझे आप पाकिस्तानी घोषित कर देते, दोनों अपराध है। कल को मुझे पाकिस्तानी घोषित कर देते आप, मुझे तो इंडियन रहना था ना, अपनी एक पहचान बनवानी थी। नहीं, मैं तो कल ये को कह रहा आप हूं मुझे कि रिश्वत पाकिस्तानी लेना और घोषित कर देते। दोनों अपराध हैं। अगर आप एक बोनाफाइड इंडियन सिटीजन है तो ताल ठोक के जाइए। आप उस चीज को नहीं मानेंगे कि ये चल रहा है। इसका मतलब जितने नहीं, मुसलमान हैं सब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं पासपोर्ट हो रहा बनने है। के नाम पर, मुसलमान पासपोर्ट सब बनने के नाम अरे, अब ये पर बात जो पुलिस जितनी पैसा लेती है, क्या वो रिश्वत आधार है? से आप पासपोर्ट पे नहीं, आ क्या वो गए। रिश्वत नहीं है? आधार से पासपोर्ट आ गए, खुल्लम खुल्ला फिर चल आप रहा है। नीरव कोई मोदी पर पैसा आ नहीं, जाएंगे, खुल्ला चल रहा है। फिर आप करते नीरव हैं। मोदी पर आ सर, चल रहा है जाएंगे। कि नहीं चल पासपोर्ट रहा है? अप्लाई करिए, कोई सर, पैसा चल रहा है कि नहीं नहीं लगता चल रहा है? आप पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन आती है, पैसा लिए बगैर वेरिफिकेशन सही जाती ही नहीं है, सबको पता है, सारी दुनिया देख रही नहीं है। लगता है। शायद इन्होंने पुलिस सुदेश वर्मा ने वेरिफिकेशन में किया आप होगा। पैसा मत दीजिए, ये तो खुद वेरीफाई हो बैठे हैं, जाता है। बिलावजी की आपको लॉ पता ही नहीं भाषणबाजी है। कर रहे हैं। आप मुझे आप बताइए। पैसा मत दीजिए, अरे आप सुदेश पैसा वर्मा, मत दीजिए, सुदेश आपका वर्मा, खुद में खुद कल को वेरीफाई हो आप जाएगा। बैठ के आपको कहोगे पता साजिद रशीदी तो पाकिस्तानी है, खुद नागरिकता वेरीफाई नहीं हो है जाएगा उसके पास, आपका। अब आप खुद पाकिस्तानी बोल रहे बहुत आगे हैं। निकल चुका है खुद देश। बोलोगे आप बैठ ये के। खुद अपने आप को पाकिस्तानी कह रहे हैं, अरे मैं नहीं इसका कह रहा मतलब हूँ। सारे मुसलमान मैंने जो कब कह दिया भाई? हैं घूस देके बनवा रहे हैं, ये बोल रहे हैं आप। मैंने कब कह दिया? सारे मुसलमान आपके जैसे नहीं है। मैंने कहा कि ये कह देंगे मुझे पाकिस्तानी। आपने भी कह दिया ना, ये कह देंगे। ये सर ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई बात देखिए नहीं। देखिए, कोई नहीं कहेगा, आप खुद ये बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, आज गिरफ्तार करवा दीजिए। आज जो बात हो रही है कि जो हमारे सेना प्रमुख ने स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे कोई सेना प्रमुख है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई राष्ट्रपति है, चाहे कोई मुख्यमंत्री, कोई भी ओहदे बैठा हुए व्यक्ति है, वो सबसे पहले देश का नागरिक है। और उस नाते से अगर देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ कोई शक्ति साजिश करती है, उसका विरोध करने का अधिकार देश के हर नागरिक को है। उन्होंने अगर ये बात कह दी कि वहां असम की एआईयूडीएम की पार्टी बढ़ रही है, और वो इतनी बढ़ रही है कि शायद इतनी भाजपा भी नहीं बढ़ी। भाजपा एक विस्तारक पार्टी है, कुछ समय पहले भाजपा कुछ स्टेटों में थी, वो धीरे धीरे पूरे देश में विस्तार कर रही है। बरसों से कांग्रेस इस देश में, पूरे देश में छाई रही है, तो भाजपा का उदाहरण देकर उन्होंने कौन सी गलती कर दी? आज पाकिस्तान या बांग्लादेश जिस तरीके से हमारे देश में आतंकवादी भेज करके, चाहे जम्मू कश्मीर का एरिया देख लो, चाहे असम देख लो, पूर्वोत्तर में आए दिन आतंकवादी आते हैं, हमारी सेना को अटैक करते हैं, हमारे पुलिस को मारते हैं। और आज अगर ये बात खुल करके हमारे सेना प्रमुख कह रहे हैं कि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी, अजमेर की जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये बांग्लादेशियों को बढ़ावा देती है, उनको लेके आती है,
यही उनका बेस है। तो ऐसी पार्टियां तो तुरंत बैन होनी चाहिए। और हिंदुस्तान के अंदर क्या कर रही है कोई भी कोई शक्ति कोई ताकत आपकी बॉर्डर अगर हिंदुस्तान के ऊपर हिंदुस्तान की बात करती है, हिंदुस्तान के ऊपर बात का जवाब दीजिए। खतरा बढ़ाने का काम करती है। अगर अजमल लाने का काम कर रहा है तो बॉर्डर पुलिस क्या भुट्टे बोल नहीं बैठ के वहां? बॉर्डर पुलिस काम कर रही है, काम कर रही है। आज सेना प्रमुख ने इतना बोल दिया, उन्होंने तो सारे देश के मुस्लिम लीडर आकर बॉर्डर पुलिस को पता नहीं चला, आपकी इंटेलिजेंस को पता नहीं चला, इंटेलिजेंस को पता चला तभी तो उन्होंने कहा है कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कहां से है? उनके पास सारी इनपुट आई है, वहां के सेना के लोगों ने, आईबी ने इनपुट दी है। समस्या ऐसा हो रहा होता, समस्या का हल बताना चाहिए था आर्मी चीफ को कि ये घुसपैठ कैसे रुके। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने समस्या आइडेंटिफाई कर ली है एंड दिस इज द हाई टाइम दैट वी शुड डील विथ दिस मतलब जिस चीज की पहचान कर ली है उस चीज के सॉल्यूशन की तरफ हम पहल करें। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी बढ़ रही है, इसलिए बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को खत्म करना है। मसला ये है, मसला वो नहीं कि घुसपैठ हो रही है। सुदेश वर्मा, मसला ये है कि सुदेश पार्टी को खत्म करना है। सुदेश टारगेट बनाना है मुसलमान का। टारगेट, आप टारगेट बन रहे हैं मुसलमान, चलो बहुत अच्छा है। आप टीवी डिबेट में तो है कम से कम। सुदेश वर्मा जी। मौलाना साहब काइंडली सुन लीजिए। शायद आर्मी चीफ की बात को आप समझ नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। ये जो बोला गया था ये एक सेमिनार में बोला गया था और जहां सिक्योरिटी एस्पेक्ट पर डिस्कशन हो रहा था, उसका नाम था ब्रिजिंग गैप्स एंड सिक्योरिंग द बॉर्डर्स। नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, बॉर्डर्स की बात हो रही है और उसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया जो फैक्ट है। इस पर तो तरुण गोगोई जो मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के थे, उन्होंने कहा था कि डेमोग्राफी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है असम में। कोई बोल सकता है क्या डेमोग्राफी जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है वो सही हुआ है? डेमोग्राफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेबिलिटी का इस कंट्री में। अगर पूरा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा तो देश कैसे रहेगा? इस पर तो चिंता करने की आवश्यकता है और हमारा सिक्योरिटी लिंक्ड है इसमें। सिर्फ आसाम पर चिंता करो। उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं की जिसमें 2001 से लेकर 78% बढ़ोतरी हुई है वहां की जनसंख्या। इसमें आपको क्या दिक्कत है? उस पर चिंता नहीं है आपको? इस स्टेटमेंट में आपको क्या दिक्कत हो सकता है? चिंता नहीं है। अरुणाचल भाई साहब एक फैक्चुअल स्टेटमेंट, एक फैक्चुअल स्टेटमेंट में आपको प्रॉब्लम है। सिर्फ आसाम पर चिंता है क्योंकि वहां मुसलमान हैं। स्टेटमेंट में आपको प्रॉब्लम है, आपको चिंता तो है। आप क्या बोलिएगा? अरे सुनिए, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, आप सेंसेक्स मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। 2001 के अरे सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए ना। 78% इजाफा हुआ है नागालैंड में। सुनने के बाद बोलिए, मैं सुनूंगा आपकी बात। 78% आपकी बात सुनना चाहता हूँ, उस पर आर्मी बात चीफ तो नहीं सुन बोले, लीजिए। उस पर आप भी नहीं बोले। आसाम में 8 की बात का जवाब दे दीजिए ना। सुदेश वर्मा जो कह रहे हैं मैं दे रहा हूँ ना, बताइए आर्मी बात। चीफ को नागालैंड पर भी बात 8 करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट है, या सुदेश वर्मा को हो चुके हैं, नागालैंड पर भी बात करनी चाहिए। वहां का नेटिव पॉपुलेशन जो है थ्रेटेड फील कर रहा है। पॉपुलेशन में कहां से आया है? क्या पॉपुलेशन जो है थ्रेटेड फील कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में मुसलमान है। हमें असमिया के बारे में सोचना चाहिए। अरे एक कोने पे अगर मुसलमान है वो तो टारगेट है। इस तरह से 3 कोनों पर जहां मुसलमान नहीं है ब्लेम उसको किया है। जिक्र नहीं करता। उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम किया है, मुसलमान पकड़ा जाए तो उन्होंने चाइना को ब्लेम किया है। लोग 10 तरह के मुसलमानों को नहीं ब्लेम किया है, फैला रहे हैं। वो आर्मी को मारा है, गलत है, पुलिस ये को मार गलत रहे है। हैं। गलत है, मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। आपको समझ नहीं आता है। नक्सली क्या है? नक्सली क्या है? नक्सलाइट क्या है सर? आप बताइए। करने की बात की है। माओवाद क्या है और उसका क्या है? आप बताइए। क्या पुलिस को मारते नहीं ये लोग? क्या पुलिस को मारते नहीं ये लोग? उन्होंने पाकिस्तान की साजिश की बात की है। तो वो आतंकवाद नहीं है, वो आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद क्यों नहीं है? मुसलमान मारा जाए मर जाए ये आतंकवाद है। चलिए मेरे साथ खुद बदरुद्दीन अजमल साहब जुड़ गए। एक मिनट, खुद बदरुद्दीन अजमल साहब जुड़ गए। अजमल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप आर्मी चीफ के इस बयान को पॉजिटिवली क्यों नहीं लेते? उनको आपकी पार्टी के बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असम की डेमोग्राफी में जो चेंज हुआ है, असम में जिस तरह का जनसंख्या परिवर्तन हुआ है और जिस पॉपुलेशन को आपने वोट बैंक बनाया है, वो भी तो एक हकीकत है ना। वो बांग्लादेशी घुसपैठी है जो असम की एक बड़ी समस्या है। पार्टी के बारे में रिपोर्ट लीजिए, अजीत डोभाल साहब से हमारी पार्टी के में रिपोर्ट लीजिए। उनके पास रिपोर्टें हैं, उनके पास हम बार बार जाते हैं, मीटिंग करते हैं। इसलिए अचानक ये बयान आना ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई पहाड़ टूट के गिर पड़ा। ये बयान आर्मी के चीफ की तरफ से, वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे देश के रक्षक हैं। वो लोग जंगलों में, वो पहाड़ों में और कश्मीर की घाटियों में जागते हैं, तो हम लोग यहाँ सोते हैं आराम से, समझे कि नहीं? तो इसलिए उनका बड़ा एहतराम है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा है कि आर्मी के चीफ जब एनआरसी का मसला देखिए, सबसे बड़ा मसला है सामने। और 1971 को जो है डेडलाइन बनाया गया था, असम में कोर्ट किया गया था 25 मार्च के बाद,
जो भी आने वाला है वो एक आदमी भी हो, कहीं का भी हो, बांग्लादेशी है या किसी भी बाहर के मुल्क का, हमारे इंडियन का नेशनल नहीं है। हमारी पार्टी का क्लियर पॉलिसी है कि 1971 25 मार्च के बाद कोई भी आएगा, कोई शुड बी ट्रीटेड एज ए बांग्लादेशी या फॉरेनर। लेकिन उससे पहले जो भी आया वो इंडियन लोग हैं, तो उसके ऊपर बड़े शांति से एनआरसी के मसले में लोगों को बड़ा डर था कि एनआरसी जब शुरू होगा तो पता नहीं आसमान में कौन सा पहाड़ गिर जाएगा, लेकिन आज तक ना कोई पहाड़ गिरा और न कोई भी चूहा मरा। तो इसलिए जो है इस मामले को अभी 1 महीने की बात है, 2 महीने की सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट जिस वक्त देख रहा है और बड़े शांति से देखा जा रहा है और यहाँ के जो चीफ कोऑर्डिनेटर है उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अपना विश्वास जताया। तो इसलिए ऐसे हालात में अचानक ये बयान आना, ये हम लोगों को लगा ऐसा दुर्भाग्य की वजह से कहना पड़ रहा है। तो हमारे बड़े हैं, हमारे मुल्क के बड़े हैं, वो ऐसा है जैसे हमारे मुल्क में बाप की हैसियत होती है, बाप अचानक बेटे को सुबह उस पर कहते कि तू तो आवारा हो गया और तेरे वजह से ये बर्बादी हो रही है, ये बर्बादी हो रही है, तो किसको पसंद आएगा? नहीं, मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी की लाइन गलत है या नहीं, ये बताइए आप। सिद्धांततः आपकी पार्टी की लाइन गलत नहीं है क्या? मतलब इलेक्शन लड़ चुके, 3 MP इलेक्शन लड़ चुके, 3 आसाम के जो असेंबली इलेक्शन लड़ चुके। अगर ये गलत होता है तो आसाम इलेक्शन कमीशन तो इसको लोगों ने परमिशन नहीं देता, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दिया और हम लोग लड़े। पहली मरतबा हमारा जो है 10 आदमी, जब 34% आसाम में पॉपुलेशन है मुस्लिम, उसमें सिर्फ 10 आदमी जीत के आए, तो ये जमीन आसमान कुछ गिर नहीं गया। उसके बाद 18 आए, उसके बाद फिर वापस 13 आ गए। तो अगर ये डेमोक्रेसी हमारी वजह से बढ़ रहा है तो हमको जो है ये सारे वोट हमको मिलने चाहिए थे। तो क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो एक सेकुलर पार्टी है, उसमें हर किस्म के लोग हैं। हमारे इस वक्त भी 2 MP जो है मुसलमान है, तो एक हिंदू भाई है हमारे असेंबली में। इस वक्त भी हमारे अनंत मालो साहब करके MLA हैं और वो हमारे साथ में है। हमारी टिकट लेने वाले हजारों लोग आते हैं, सैकड़ों लोगों को। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर आदित्य लंगतसा वो हमारे पार्टी प्रति है और इस वजह से हमारी पार्टी एक 100% सेकुलर पार्टी है, डेमोक्रेटिक फ्रंट है। तो आप मुझे बताइए कि आप सेना प्रमुख को क्या कहना चाहेंगे? बदरुद्दीन अजमल आज सेना प्रमुख को क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे सर आप हमारे बाप की तरह हैं, अगर आपको कोई बात करनी है, कोई मामला है तो बुलाइए, हम लोग आएंगे, आपको सेटिस्फाइड करेंगे। हम तो खुद जा रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, होम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास हम जा रहे हैं, समझेंगे नहीं। तो इसलिए कोई ऐसे घबराने की चीज नहीं है और कुछ भी अगर वो है तो अपने हिसाब से एक्शन ले। अगर कुछ गलत नजर आ रहा है तो क्या आपने प्रधानमंत्री बदरुद्दीन अजमल साहब, क्या आपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय इनसे मिलने का वक्त मांग लिया है इस मुद्दे पर? जी, हमें उम्मीद है 2-3 दिन में टाइम जरूर मिल जाएगा। नहीं, आपने मांग लिया है टाइम इस मुद्दे पर? क्या आपने उनसे टाइम मांग लिया है? प्रेसिडेंट साहब तो इतने खाली नहीं बैठे कि बदरुद्दीन ने यहाँ से फोन किया और वहाँ से अपॉइंटमेंट आ गया, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 2-3 दिन का टाइम जाता है और वो मिलेगा और हमें उम्मीद है पूरा टाइम भी मिलेगा। और इस मामले में जो है जरूरत पड़ी तो हम जब दिल्ली जाएंगे तो आर्मी के चीफ राउत साहब से भी हम जरूर मिल के आएंगे, उनके ऑफिस में जाके भी एक कप चाय पी के आएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बदरुद्दीन अजमल साहब, आपने एक बड़े की हैसियत से इस पूरी डिबेट में हमसे बात की और आपके जो विचार हैं मुझे उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। लेकिन असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है बांग्लादेश के घुसपैठ का, बांग्लादेश के घुसपैठ का। जय भगवान गोयल साहब, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, क्यों ये भारत के लिए डेंजरस है ये बताइए। 71 से पहले की बात तो हो गई, 71 वाली बात खत्म हो गई, लेकिन 71 के बाद क्या हुआ? 70 के बाद लगभग 50 साल हो गए। करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिया आज पूरे हिंदुस्तान में आके रह रहा है। दिल्ली में ही 5-7 लाख लोग यहां रह रहे हैं। यहां पर फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आई कार्ड सारा बढ़ा बनू के इन्होंने अपने आप को यहां का नागरिक साबित कर लिया है। सबसे बड़ी जो इन लोगों से परेशानी आई है समय समय पर, पुलिस के पास भी आंकड़े इस बात के हैं, हम हाई कोर्ट में भी इनके पास इस मुद्दे को लेकर के गए हैं, हम सड़कों में भी लड़के इस मुद्दे को लेकर लड़े हैं कि जो दिल्ली में क्राइम होता है, चाहे आतंकवादियों की वारदातें होती हैं उनमें इनका सहयोग रहता है। दिल्ली के अंदर क्राइम का जो ग्राफ है उसको बढ़ाने में सहयोग करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। ये यहां आकर के रह करके भी कोई शांति से नहीं जी रहे। जब भी मौका लगता है कहीं ना कहीं घात लगा करके हमारे देश की एकता और अखंडता को, हमारे देश की सुरक्षा को
और ये देश में आतंकवाद फैलाने में इनका हमेशा से सहयोग रहा है, इनका हाथ रहा है। इसलिए हमने हमेशा से इनका विरोध किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं उनके ऊपर पहला हक इस देश के रहने वाले लोगों का है, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान। जो हमारे देश का नागरिक है उसको राशन मिलना चाहिए बढ़िया, उसको रहने की जगह मिलनी चाहिए, उसको स्कूल में एजुकेशन मिलनी चाहिए। मगर करोड़ों लोग जो यहां आकर के जबरदस्ती घुसपैठ के रूप में रह रहे हैं, ये सारे का सारा जो देशवासियों का हक है ये हक मार रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपकी बात समझा। आपका ये कहना है कि जो लोग घुसपैठ कर आए हैं, जो लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं, वो भारतीय लोगों के वैलिड हक को मार रहे हैं। इस मुद्दे में कितनी सच्चाई है, इस पर बात करेंगे मौलाना साहब से। ब्रेक। तो बदरुद्दीन अजमल ने ऑब्जेक्शन उठाया था आर्मी चीफ के बयान पर, लेकिन अभी अभी बदरुद्दीन अजमल ने इंडिया न्यूज पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर इस मुद्दे पर उन्हें कोई सफाई देनी है तो इसके लिए बाकायदा वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने को तैयार है। उनका कहना है कि वो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टी है और उनकी पार्टी ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। साथ ही साथ बदरुद्दीन अजमल ने ये भी कहा कि विपिन रावत हमारे बड़े हैं, हमारे देश के रक्षक हैं और मैं उनसे भी एक कप चाय पीने जाऊंगा। तो ये बात बदरुद्दीन अजमल ने कही है। जाहिर सी बात है वो इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी को उस ढंग से नहीं बढ़ने देना चाहते जिस ढंग से हमारे कुछ लीडर जैसे ओवैसी साहब जैसे हैं वैसे बढ़ा रही हैं या बना रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। दरअसल ये मुद्दा मुसलमानों के खिलाफ का नहीं है। मौलाना साहब, आप जब भी ऐसे मुद्दे होते हैं उसको हिंदू मुस्लिम रंग क्यों देते हैं? नहीं सर, मैंने कभी इसको हिंदू मुस्लिम रंग नहीं दिया। न मैंने सिर्फ आपने तो ये कह दिया था मुझ पर भी आरोप लगा देंगे बीजेपी वाले कि आप पाकिस्तानी। देखिए, ये एक सच्चाई को रूबरू करना पड़ेगा। वहां जो कुछ भी हो रहा है, हमारी जो बॉर्डर पुलिस है उस पर भी कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। शाम के अंधेरे में जितने लोग वहां घुसपैठ करते हैं और वो किसकी मिलीभगत से करते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। इसमें इसको कोई नकार नहीं सकता। मेरा मानना यह है कि घुसपैठिया है, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है, आप उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखिए ही मत। दूसरी बात यह है कि जैसे इन्होंने कहा अभी कि भाई हमारे असल जो हिंदुस्तानी उनके हक को खा रहे हैं, ये भी बिल्कुल सच्चाई बात है। लेकिन सवाल यह है कि हमारा सिस्टम इतना गंदा हो चुका है कि जब हम रिश्वत पर बात करते हैं तो जमीन से लेकर चपरासी से लेकर और आला अफसर तक इसमें कहीं ना कहीं लिप्त पाया जाता है और ये सारी चीजें बन जाती हैं। और राशन भी वही होता है जहां 2 पैसे की याफ्त होती है, ये सबको पता है। राशन पर ही दिल्ली में बवाल मचा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी के साथ जो कुछ हुआ है राशन पर ही हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है राशन पर हुआ कि एडवर्टाइजमेंट पर हुआ? नहीं, राशन पर ही हुआ है सर, वो राशन पर ही हुआ है। देखिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, मैंने कल उस पर बहुत बयान दिया भी है। मेरा मानना यह है कि आईएएस आईपीएस या आर्मी या हमारी पुलिस, इनको कहीं ना कहीं राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इनका हमारी सेना तो विश्व की सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल सेना है। बिल्कुल मानता हूं। हमारी सेना को हमारी सेना पर फख्र करना चाहिए। बिल्कुल मुझे फख्र है, इस फख्र है तभी मैं कह रहा हूं कि उनको ऐसा बयान नहीं देना। अगर मुझे फख्र नहीं होता मैं कहता ठीक है, ये तो रोजाना होता ही रहता है। मुझे फख्र है और मैं अच्छा मानता हूं तभी कह रहा हूं कि ऐसी बात जिससे मोहब्बत होती है उसी की बातों को आदमी पकड़ता कैच करता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारी सेना दुनिया भर की सब सेनाओं में सबसे अच्छी और मजबूत सेना है। गोयल साहब, मौलाना साहब सीधी बात कर रहे हैं, ये बात को घुमा के बदरुद्दीन अजमल जो हैं उन्होंने तो इस बात का कोई ज्यादा एतराज नहीं किया, मगर बड़े दुर्भाग्य के साथ हमारे हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों के जितने मुस्लिम लीडर हैं वो इसको मुसलमानों के साथ जोड़ करके मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। ओवैसी जी हैं, वो कह रहे गलत कर दिया। मीर अफजल कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे गलत कर दिया। एनसीपी के माजिद मेनन है, वो कह रहे गलत कर दिया। मतलब अगर कोई व्यक्ति, देश का बड़ा कोई व्यक्ति देश की समस्या को लोगों के सामने लेके आ रहा है, वो खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा है कि हमने बीमारी को पकड़ लिया है, इसका इलाज होगा। हम बड़ी से बड़ी कोई बीमारी लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, उसके बाद बीमारी पकड़ के डॉक्टर उसका इलाज करता है। आज इन्होंने अगर ये बात कह दी है कि अब बीमारी पकड़ी गई है और ऐसे ये पार्टी बड़ी है एआईडीए कि जिस तरह पहले बीजेपी नहीं बढ़ी, जो इतने सालों में प्रयास कर रही थी 70 साल से, तो उसको इश्यू बना करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। हमारा सबका यह मानना है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति का देश है और कोई भी अगर इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे देश के हर नेता को,
चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अपनी हिंदू मुसलमान की बात को छोड़ करके खड़ा होना चाहिए। और हमें तो अपने आर्मी चीफ की पीठ थपथपानी चाहिए कि आपने बरसों चले आ रहे इस मुद्दे को पकड़ा है और हम उसका सपोर्ट करते हैं। सब यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, आप कहिए कि हम आर्मी चीफ की बात का सपोर्ट करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर, आप क्यों नहीं कहेंगे? नहीं, देखिए, अगर मैं तो कह रहा हूं कि 1971 से पहले, जैसे बदरुद्दीन अजमल ने भी कहा है, उसके बाद में जो कुछ हुआ है हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपको नहीं लगता हम कि 50 साल में क्या क्या हो गया है? 71 के बाद 50 साल में क्या उतनी आबादी है जितनी 71 में थी? क्या असम की आबादी नहीं बढ़ी है? क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली में नहीं है? क्या देश के दूसरे राज्यों में नहीं है? एक बात तो बताइए, आप ही लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आप ही लोग हमारे ऊपर, ये क्या? सुनिए, ये कौन सी लैंग्वेज? ये कौन सी लैंग्वेज? आप ही लोग हम पर आरोप लगाते हैं, ये लैंग्वेज है। आप यहाँ मेरा पूरा जवाब देशियों के प्रतिनिधि बन के बैठे हैं, अरे पूरा जवाब, पाकिस्तानियों के प्रतिनिधि बन के बैठे हैं, पूरा जवाब, आप हिंदुस्तानी मुसलमान या हिंदुस्तानी इमाम यहाँ नहीं बैठे हुए, आप बार बार इस मुद्दे को अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरा पूरा जवाब नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा? कहीं ना कहीं मैं उस जनसंख्या पर बात करना चाहता हूँ जो बढ़ी है 1971 के बाद। आप सुनना नहीं चाहते उसको? जब आप कहते हैं कि मुसलमान बच्चे पैदा कर रहा है, उस वक्त आपको एहसास नहीं होता? नहीं कर रहा है क्या? तो 1971 के बाद मुसलमानों ने बच्चे पैदा नहीं किए? एक या दो बच्चे हैं, मुसलमानों ने बच्चे पैदा नहीं किए 1971 के बाद? कौन कह रहा है? और पिछले मेरी शादी 90 में हुई, मेरे 6 बच्चे हैं। अमेरिका ने अरे मेरी शादी 90 में हुई, 6 बच्चे हैं। 2050 लोग मेरी जानने वाले हैं, 6 बच्चे हैं। हिंदुस्तान नहीं, गलत कह रहे हैं। सबसे ज्यादा मुसलमानवादी देश बन जाएगा। गलत कह रहे हैं। अमेरिका ने कहा है हमारे देश के मुसलमान बनेगा क्यों? आपको क्या दिक्कत है सर? देश में कब्जा करना चाहते हैं। आपको दिक्कत क्या है? कहते हैं कि लड़के लिए पाकिस्तान, नेपाल आपका मुल्क है, क्या कर लिया आपने? क्या उखाड़ किया दुनिया का आपने? हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। अरे नेपाल आपका मुल्क है, क्या कर लिया आपने? मुस्लिम राष्ट्र नेपाल की हालत देख रहे हो आप? नेपाल की हालत नेपाल देखेगा और पाकिस्तान की देख लो, देखेंगे। जो एक मजहब पर जो मुल्क कायम होगा उसकी हालत पाकिस्तान और नेपाल जैसी होगी। भूल जाओ इस बात को। अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया, ये नेपाल से बदतर हो जाएगा। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। तो हिंदू राष्ट्र है, अगर देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू राष्ट्र हर आदमी को अपने हिसाब से जीने देना, इंसान से रह रहा है यहाँ पर। ये कौन सा तरीका आपका? क्या आसाम पर बात करोगे, नागालैंड पर बात नहीं करोगे, मिजोरम पर बात नहीं करोगे, अरुणाचल प्रदेश पर बात नहीं करोगे? आज बात कौन सी जानकारी आपके आसाम की हो रही है? झूठे तथ्य आसाम की बात को डाइवर्ट क्यों करना चाहते हैं? आज मुद्दा आसाम का है। नागालैंड में 78% बढ़ गए। क्या मुसलमान है वहाँ? होगा? अरे मुसलमान है, बात बढ़ रहा है। आपने एक लाइन याद है आपको, वही याद रखा है, वही बोल रहे हैं। बनी हुई है, इसके अलावा कोई लाइन याद है नहीं आपको? बंद करना चाहिए, तभी हमारा देश बचेगा। 71 के बाद में, 71 के बाद में, 84 ऐसे मुद्दे पे सामने आओ के बाद में क्या मुसलमानों के यहाँ बच्चे पैदा नहीं हुए? मुझे ये बात बताइए, मुझे ये बात बताइए मौलाना साहब, बच्चे हैं। मैं सुदेश के पास ये पॉइंट ले जाना चाहता हूँ। सुदेश, ये बताइए 71 के बाद क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए पूरे देश में बहुत तेजी से नहीं बढ़े हैं? क्या हकीकत है, बताइए इसकी। बिल्कुल बढ़े हैं। देखिए, मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि आर्मी चीफ के बयान को ठीक से समझा भी नहीं जा रहा है, तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो क्रिटिसिज्म के हकदार नहीं। आप एक बात सोचिए, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है इंग्लिश में, ए प्लान्ड इमिग्रेशन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ वेस्टर्न नेबर। वेस्टर्न नेबर इज पाकिस्तान। फिर वो बोलते हैं, आई थिंक द प्रॉक्सी गेम इज वेरी वेल प्लेड बाय आवर वेस्टर्न नेबर सपोर्टेड बाय आवर नॉर्दर्न नेबर चाइना टू कीप द एरिया डिस्टर्ब। वो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से प्लान ओवैसी ने भी ये कहा है कि उनको राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए। ओवैसी ने भी ये कहा है, बदरुद्दीन अजमल ने भी ये कहा है, मैंने भी ये कहा है। आप मुझे पाकिस्तानी नहीं है, आप खुद पाकिस्तानी पाकिस्तान होने की बात कर रहे हैं। आप कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं कि मैंने 500 रुपए देके आधार बनवाया, मैंने 500 रुपए देके आइडेंटिटी कार्ड बनवाया। देखिए, जो मुद्दा आपको उस पर रहिए। मैं सुदेश वर्मा से ये कहना चाहता हूं, जब आप पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे खोखले देशों के बारे में बार बार पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया,
घुसपैठिए हमारे पास आ गए तो लोग ये भी पूछेंगे आपसे, आपका देश क्या कर रहा है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आपकी आईबी क्या कर रही है, आपकी आर्मी क्या कर रही है। आप कम से कम विश्व पटल पर इसी प्रॉब्लम को एक मिनट मैं जवाब दे देता हूँ। मैं जवाब दे देता हूँ। हमें मौलाना साहब सुन लीजिए, हिंदुस्तान का मुसलमान ही काफी है। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हमें जनरल बिपिन रावत ने, आपने अगर आप हमें सही नजरों से सुन लीजिए, देखोगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जनरल बिपिन रावत ने वही कहा है, जनरल बिपिन रावत ने वही कहा है। उन्होंने कहा है कि ये शेल्टर जो है ये आइडेंटिफाई हो चुका है। सर उन्होंने कहा यूडीएफ बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। कहा है उन्होंने, बिल्कुल कहा है। और बांग्लादेशी घुसपैठिए उनकी आड़ में बढ़ रहे हैं असम के अंदर। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को खत्म करना चाहते हैं आप। एक नया सोशल लेके आगे नीरव मोदी से बयान भटकाने के लिए तीसरा मुद्दा खड़ा कर दिया। कल दिल्ली के अंदर नया मुद्दा था, एक नया मुद्दा रोजाना ले आते हैं। अरे कहां तक झूठ को छुपाओगे भाई? ये झूठ है, मतलब जो कहां तक झूठ को छुपाओगे? क्या नीरव मोदी का केस नहीं हुआ? नीरव मोदी का केस नहीं हुआ, कोठारी का केस नहीं हुआ, एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया ताकि देश भटक जाए, ताकि देश भटक जाए। सेना प्रमुख कह रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना पूरे देश को पकौड़ा बेचने पर मजबूर कर रहे हो, विकास पर बात नहीं कर रहे हो और जनसंख्या पर बात कर रहे हो। आप कितने शर्म की बात है? बांग्लादेशियों का सरकार जो है जनसंख्या पर बात कर विकास पर बात कर रही है। 2 करोड़ नौकरियां देने की आपने बात की थी, 4 साल में 8 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, सिर्फ 7 लाख नौकरियां आपने दी है। इस पर शर्म नहीं आती है आपको? कारोबार कहां चला गया? 0/0 हो गया, इस पर शर्म नहीं आती आपको? जनसंख्या पर बात करते हैं, आदम जिहाद पर बात करो, गौरक्षा पर बात करो, पॉपुलेशन हो गया है। कहां ले जाओगे देश को मेरे भाई? बताइए ना, आप क्या करते हैं मौलाना इलीगल साहब? माइग्रेशन मैं तो सुरेश वर्मा से कहता हूं, और सुनिए, कारगिल की जंग क्या करते हैं? चौरसिया एक बात कहता हूं आपसे, कारगिल की जंग में मैं पहला आदमी था जिसने मुख्तार अब्बास नकवी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने सरकार से इजाजत मांगी कि सरकार इमामों को इजाजत दे, हम देश की सेना के साथ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। चलिए, हम आज भी तैयार हैं। मैं सोचता हूं कि ये स्पिरिट आप बनाए रखें, लेकिन बंटवारे की बात ना करें जो आपके मुंह से सुनाई देती है। मौलाना साजिद रशीदी साहब कई बार सुनाई देती है। बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल आज भी देश के लिए, हम पहले से मरते आए हैं, आज भी मरेंगे, आइंदा भी मरेंगे। और यही जज्बा आपको बनाए रखना चाहिए, यही जज्बा बनाए रखना चाहिए। हम ब्रेक के बाद भी